हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हम लोग को देखा कि किंगडम फंजाई को ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलिया, उसके बेसिस पे इसको 5 क्लासेस में बांटा गया था, जिसमें हम लोगों ने 2 देखा था, मिक्सोमाइसिट्स एंड फाइकोमाइसिट्स। 2 क्लास हमने स्टडी कर लिया था। तीसरा आज क्लास है एस्कोमाइसिट्स। एस्को मीन्स सैक होता है, तो इसीलिए चूंकि इसमें ज्यादातर जो आएंगे स्पेसीज, ये जितने भी फंजाई इस क्लास में मिलेंगे उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया एस्कोमाइसिट्स। यानी उसके जो माइसीलिया होगा उसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे जो स्पोर्स बनने होंगे या जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो उसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनेगा। तो चूंकि इस फंजाई में सैक होता है, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया सैक फंजाई। तो ये बात अगर करें तो एस्कोमाइसिट्स में जनरली या यूं कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ फंगस इज मल्टी सेलुलर, तो एस्कोमाइसिट्स भी क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और भी इसके बहुत सारे स्पेसीज है। इसका पूरे फंजाई का याद रखना एक ही चीज, एक ही स्पेसीज है जो यूनिसेलुलर होता है, और वो है ईस्ट। वो एक्सेप्शन है, सच में सबसे स्मॉलेस्ट फंजाई उसको बोला जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो आज अभी हम लोग देखते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और मल्टी सेलुलर के बारे में, मल्टी सेलुलर का मतलब जो बहुत सारे सेल्स का, इसका जो माइसीलियम होगा वो बहुत सारे सेल्स का बना होगा। अब बात करें थोड़ा सा पेनिसिलियम के बारे में स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है पेनिसिलियम के बारे में, और इसका और भी डिटेल 12th में पढ़ना होता है पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा इसका स्टडी कर लेते हैं कि सबसे पहले पेनिसिलियम को खोजने वाले साइंटिस्ट, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिंक। लेकिन इससे जो पेनिसिलियम स्पेसीज को इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, लेकिन इससे एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, वो सबसे पहले आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है, और यह अपने चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसको ब्रेक कर देता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन को ब्लॉक कर देता है, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन को ही ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। तो ये 1928 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने 1928। तो 1928 में इन्होंने आइसोलेट इसको किया था, क्योंकि ये यूएसए के रहने वाले थे, तो वहां पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वहां पे इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए अमेरिकन सोल्जर का जो डेथ है इन्फेक्शन की वजह से सबसे कम हुआ था। ठीक है, तो ये इसीलिए चूंकि ये बहुत ज्यादा उस टाइम पे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, और काफी हद तक लोगों सैनिकों की जान या आर्मी के जो लोग थे उसकी जान बचाई गई थी। तो इसीलिए इसके बेसिस पे जो काफी लोगों की जान इसके द्वारा बचाया गया, इसीलिए इसको वंडर ड्रग बोला जाता है, वंडर ड्रग। अब बात करें आगे, इन्होंने जो स्पीसीज से आइसोलेट किया था पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उस स्पीसीज का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। अब चूंकि इसका नाम आप कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर इसका नाम पेनिसिलिन ही क्यों पड़ा, कोई और नाम क्यों नहीं पड़ा, तो इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा पेनिसिलिन, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर इधर भी, चूंकि मैंने सिर्फ एक साइड ये दिखाया है, तो ये पूरा आपसे जो नीचे पकड़ो झाड़ू को, ऊपर में देखते हो गुच्छा गुच्छा चारों तरफ निकला हुआ रहता है, तो चूंकि ये देखने में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर हम इधर भी बना लें तो झाड़ू के जैसा दिखता है, जिसको ब्रूम बोलते हैं। तो झाड़ू का जो ये ब्रूम है, ब्रूम को जो बोला जाता है पेनिसिलस, पेनिसिलस का मतलब होता है ब्रूम। चूंकि ये झाड़ू के जैसा दिखता था, पेनिसिलस था, इसीलिए इसका नाम पेनिसिलियम पड़ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। और पेनिसिलियम का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर में देखें कि ये सबसे पहले ये क्या है, माइसीलियम, जिसको हाइफा बोलते हैं। हाइफा से ग्रो करता है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर क्या होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अब एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस अलग अलग होगा, और दूसरी बात सेप्टेट होता है, तो एक सेप्टा, दूसरा सेप्टा, तीसरा सेप्टा, यानी सब आपस सेप्टा अलग अलग होता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे सेप्टेट के बारे में। तो ये नीचे वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं,
कोनिडियोफोर, जिसपे यानी कोनिडिया बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। क्लियर? अब इसमें दो स्ट्रक्चर मेन होता है जिसको बोलते हैं मुटुली। क्या बोलते हैं? मुटुली। मुटुली से डायरेक्ट अटैच्ड होता है दो इसमें, यानी एक कोनिडियोफोर से दो मुटुली निकलता है। ईच मुटुली से क्या होता है? दो स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिग्मा। यहां से क्वेश्चन याद रखिए, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी जो कोनिडियोफोर से डायरेक्ट अटैच होगा दो मुटुली से अटैच होगा दो स्टेरिग्मा, यानी इधर से दो और इधर से दो, ये दोनों क्या कहलाएगा? स्टेरिग्मा। ये इसी का नाम है फियरविट्स, इसको बोलते हैं फियरविट्स या स्टेरिग्मा। ये स्टेरिग्मा से ही क्या होता है? बहुत सारा कोनिडिया बनता है, जो कि कोनिडिया जो बनेगा, ये कोनिडिया ही क्या करेगा? इस पूरे स्ट्रक्चर को पेनिसिलस लाइक स्ट्रक्चर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पेनिसिलियम। दूसरा, इससे जो स्टेरिग्मा है या फियरलिड्स है, इस फियरलिड से जो बडिंग होता है, ये बडिंग जो ओल्डेस्ट होगा वो सबसे आगे होगा, और ये स्टेरिग्मा के जस्ट बगल में जो होगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। यानी ये डिवाइड किया, ये बड़ा, अब फिर डिवाइड कर इसके नीचे एक आएगा और जो पुराना था वो बड़ा आ जाएगा। यानी ये जो है ये सबसे ओल्डेस्ट होगा और सबसे जो न्यू होगा वो जस्ट ये स्टेरिग्मा के जस्ट बगल में होगा। और चूंकि ये पूरा स्ट्रक्चर पेनिसिलस के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम दिया गया पेनिसिलियम। और ये पूरे जो प्रोसेस है एक एक करके बनने, इसको बोलते हैं बडिंग। और ये ईच स्ट्रक्चर इज फॉर्म आफ्टर बडिंग इज कॉल्ड कोनिडिया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? पेनिसिलियम का। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो आप इसको बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि मोस्ट ऑफ फंजाई क्या था? मोस्टली मल्टीसेलुलर था। इसका एक एक्सेप्शन है, एक ही है, रेयरली यूनिसेलुलर फंजाई। इसका एग्जांपल है ईस्ट को ही दूसरा नाम सुगर फंजाई बोला जाता है। सुगर फंजाई क्यों बोलते हैं हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिस के। एस्कोमाइसिस जो होता है सेप्रोफाइटिक होता है, यानी डेड ऑर्गेनिजम्स पे ये ग्रो करेगा। दूसरा डिकम्पोजर्स होगा, जो डेड बॉडीज है या डेड ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करके खत्म करेगा, उससे अपनी एनर्जी लेगा। पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक का मतलब किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये पैरासाइट के रूप में रहेगा। और कुछ ऐसे होते हैं एस्कोमाइसिस जो कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस मतलब जो डंग के ऊपर हम लोग देखते हैं ना, डंग के ऊपर ग्रो करेगा, इसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। ये कोप्रोफिलस एस्कोमाइसिस जो होते हैं डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। इसका माइसिलियम, एस्कोमाइसिस का माइसिलियम मतलब मेन बॉडी, इसका जो मेन बॉडी होता है वो मेन बॉडी जो होगा ब्रांच होगा और सेपरेट होगा और एक ही न्यूक्लियस का बना हुआ, यानी यूनिन्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइसिलियम का स्ट्रक्चर है। सेप्टेट मतलब ये डिवाइडेड होगा एक सेप्टा में, और ब्रांच होगा ये ब्रांचिंग हो गई, और एक ही न्यूक्लियस एक में प्रेजेंट है। यानी एक अगर जो डिवाइड करेंगे मल्टीन्यूक्लिएटेड तो एक सेल होगा, एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, इसलिए माइसिलियम इज ब्रांच सेप्टेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह के होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें जिसमें दो मेथड से होता है, बाय स्पोर्स एंड बाय कोनिडिया। मेनली ये कोनिडिया जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, तो ये बनता जाएगा और ये क्या करेगा, ये होता जाएगा। चूंकि ये बाहर की तरफ बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया इज या प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया इज एक्सोजेनसली। एक्सोजेनसली मतलब बाहर की तरफ बनता है, यानी ये देखो ये बाहर की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनसली। अगर अंदर की तरफ बने तो उसको बोलते हैं इंडोजेनसली। तो कहां एंडोजेनसली यूज करेंगे, कहां एक्सोजेनसली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कोनिडिया जो स्पोर बनेगा वो एक्सोजेनसली बनता है फ्रॉम, किससे बनेगा, कोनिडियोफोर से। कोनिडियोफोर से बन रहा है एक्सोजेनसली बाहर की तरफ, दिस इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। और ये कोनिडियोफोर जो होता है, ये कोनिडियोफोर एक स्पेशल टाइप ऑफ माइसिलियम व्हिच प्रोड्यूसेस कोनिडिया। क्लियर हुआ? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स या कोनिडिया के थ्रू होगा, और ये कोनिडिया एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होगा, किससे, कोनिडियोफोर से। ये कोनिडियोफोर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइसिलियम व्हिच प्रोड्यूसेस कोनिडिया। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं।
सेक्सुअल स्पोर्ट्स एसेक्सुअल स्पोर्ट्स में ये डिफरेंस है कि जो एसेक्सुअल जो होता है स्पोर्ट्स वो डायरेक्टली बॉडी से बन जाता है, लेकिन सेक्सुअल स्पोर्ट्स जब भी बनेंगे वो बनते हैं पहले दो गैमीट फ्यूज होगा और फ्यूज होने के बाद फिर उसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा और जो प्रोड्यूस होगा हैप्लॉइड उसको बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल स्पोर्ट्स या गैमीट्स इसका दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। कारण क्या है, ये इस एस्कस में बनता है, यानी एस्कस मतलब होता है सैक। ठीक है, तो चूंकि एस्कोस्पोर्स इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स सेक्सुअल स्पोर्ट जो है वो एस्कस में बन रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया एस्कोस्पोर्स। और ये एस्कोस्पोर्स इंडोजिनसली बनता है, अंदर की तरफ। ये वाल है, वाल के क्या होगा, इस मान लीजिए एस्कस है, ये वाल से बनेगा और अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंडोजिनसली। और यहाँ क्या था, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्ट्स या कुंडलियां बन रहा था एक्सोजिनसली, इधर बाहर की। और इस केस में एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस इंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्की। एस्की मतलब होता है प्लूरल फॉर्म होता है, बहुत सारे एस्की होता है, और अगर सिंगुलर बोलेंगे तो इसको बोलते हैं एस्कस। अब चूंकि ये बहुत सारा एस्की जो स्ट्रक्चर है उस जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प, एस्कोकार्प में बहुत सारे क्या होता है एस्की अरेंज होता है, और इसी एस्कोकार्प में मैंने कहा यूं कर सकते हैं एस्कोकार्प जो मेन बॉडी है, प्रोटीन बॉडी, ये है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के जो अरेंज होता है, इसी के अंदर में क्या होता है अरेंज होता है एस्की, और एस्की में ही बहुत सारे एस्कोस्पोर्स बनते रहते हैं। कैसे, इंडोजिनसली, अंदर की तरफ। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है कि एस्कोस्पोर्स, यहां से हम लोग चलेंगे एस्कोकार्प, प्रोटीन बॉडी, एस्कोकार्प containing many asci, and these asci are arranged on ascocarp and produces ascospore endogenously। ये हो गया पूरा। अब बात करेंगे सेक्सुअल स्पोर्ट्स की, तो सेक्सुअल स्पोर्ट्स जो होता है वो नॉन मोटाइल एंड कॉम्पिटेबल होता है। कॉम्पिटेबल मतलब जो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर सके उसको कॉम्पिटेबल बोलते हैं। जब एक स्पोर्ट दूसरे स्पोर्ट के साथ फ्यूज ना करे तो उसको नॉन कॉम्पिटेबल बोलते हैं, अनकॉम्पिटेबल बोलते हैं। तो ये कॉम्पिटेबल होगा, फ्यूज करेगा, और फ्यूजन करने के बाद वो जायगोट बनाएगा, और जायगोट जब बनेगा तो उसमें क्या होगा, फिर से रिडक्शनल डिवीजन होगा, और फाइनली हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड मतलब एन, हैप्लॉइड स्पोर्स वो बनेंगे। तो अब ये एस्कोस्पोर्स का कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल्स की अगर बात करें जैसे एस्परजिलस, क्लेडिसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का दूसरा नाम है रेड ब्लू मोल्ड। ये याद रखिएगा, ये सारे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन उठा के देगा कि एस्परजिलस बिलोंग्स टू द क्लास एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिस, मिक्सोमाइसिस। वहां पे आप इसको क्या बोलेंगे, ये एस्कोमाइसिस से बिलोंग करता है। तो ये एस्परजिलस की बात करें, एस्परजिलस का देखो डायग्राम ऐसा होता है। इसी एस्परजिलस से एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक एंटीबायोटिक आइसोलेट किया जाता है। ये एस्परजिलस पारासिटिकस से आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत सारा इस एफ्लाटॉक्सिन का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल होते हैं। इसी एस्परजिलस चूंकि मेल के ह्यूमन मतलब एनिमल्स के केस में जैसा गुनिया पिग जो बोलते हैं, गुनिया पिग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हम लोग एनिमल रिसर्च में बहुत ज्यादा करते हैं। उसी तरह से एस्परजिलस को भी गुनिया पिग ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, यानी इसका भी इस्तेमाल हम लोग गुनिया पिग की तरह कर सकते हैं, जैसे हम गुनिया पिग का एनिमल के लिए करते हैं। यानी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च होता है और फाइंडिंग्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये एस्परजिलस की बात हो गई। इसी में एक है न्यूरोस्पोरा या रेड ब्लू मोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा जनरली जो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक रिसर्च में होता है, वर्क में काम लिया जाता है, और चूंकि जिसमें जब रिसर्च किया जाता है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखता है। कैसा, ड्रोसोफिला के जैसा। एनिमल में जैसे ड्रोसोफिला पर रिसर्च सबसे ज्यादा किसने किया, टी.एच. मॉर्गन ने। और मॉर्गन जी उसमें चूंकि ड्रोसोफिला में इतना ज्यादा वेरिएशन होता है, आई शेप, बॉडी कलर, बॉडी शेप, तो इतना ज्यादा वेरिएशन होता है, तो उसमें रिसर्च वेरिएशन जो आता है वो बहुत ज्यादा दिख जाता है मॉर्फोलॉजिकल। उसी तरह से प्लांट में यानी फंगस में न्यूरोस्पोरा की बात करें तो इस पे काफी रिसर्च होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए, और इसमें भी वैसे ही फाइंडिंग्स आते हैं जैसे एनिमल के केस में ड्रोसोफिला आता है। इसीलिए न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, तो उसका आंसर होगा न्यूरोस्पोरा। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं एस्कोमाइसिस में। मॉडल्स एंड
ट्रफल्स, मॉडल्स एंड ट्रफल्स का इस्तेमाल एक तो ये खाने के लिए होता है और खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए, व्यंजन के लिए क्या होता है, कंसीडर्ड डेलिकेसी, यानी इसको व्यंजन बनाने में, डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन बनाने में इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है क्या, सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा एक स्पेसीज का नाम है जो एस्ट्रोमाइसिस में आता है। ये एक ऐसा स्पेसीज है फंगस का जो टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, यानी ग्राउंड नट में जो बोलते हैं मूंगफली, उसमें क्या करता है, ये टिक्का डिजीज के नाम से फेमस है। तो टिक्का डिजीज कॉज करता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो लीफ है वो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश स्पॉट के रूप में आ जाता है लीफ में। तो इसीलिए इसका नाम जो है टिक्का डिजीज बोला गया, या क्या बोलते हैं, डार्क ब्राउन लीफ स्पॉट भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशली याद रखना, सर्कोस्पोरा एक स्पीशीज है, इसको एस्कोमाइसिस में आता है और ये टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट कॉज करता है। क्लियर। अब बात करें ईस्ट की। अब यहाँ हम बोल रहे हैं पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर, तो ये ईस्ट क्या है, ये यूनिसेलुलर होता है और ये स्मॉलेस्ट फंजाई होता है। और चूंकि इसको शुगर फंजाई बोलते हैं, इसको शुगर फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां पे शुगर होगा, यानी जहां पे मिठास होगा, वहां पे ये जल्दी ग्रो करता है। अगर आपको इसको देखना है तो थोड़ा सा चीनी लीजिए, शुगर, उसमें हल्का सा रात में पानी डालें, सुबह में देखेंगे उसके ऊपर बुरा बुरा स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज कॉल्ड, आप उसको लेंस से देख सकते हैं तो दिख जाएगा यूनिसेलुलर, बहुत सारा क्या होगा ईस्ट, वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे तो और क्लियरली इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब जहां पे डेड डिकम्पोज मटेरियल होगा वहां पे ग्रो करेगा। यूनिसेलुलर और नॉन माइसीलिएट होता है, यानी यूनिसेलुलर और सिलिया इसमें सिलिएटेड नहीं होता है। ठीक है। तो अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, साइज इसका 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है और शेप जनरली स्फेरिकल या ओवल हो सकता है। तो हमने ये डायग्राम जो बनाया है ये ओवल डायग्राम है और ये एक बेसिक डायग्राम है जिसका ईस्ट का। ईस्ट में हम देखें जिसका न्यूक्लियस एक स्पेशल टाइप का होता है जो कि काट व्हील के जैसा होता है। देखने कैसा लगता है काट व्हील। और चूंकि ये न्यूक्लियस वैक्यूल से अटैच रहता है, चूंकि इसका वो वैक्यूल जो ईस्ट में होता है वो बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इसी वैक्यूल से क्या होता है, ये इससे अटैच होता है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम मेन जो है ये वैक्यूल न्यूक्लियस जो है वो काट व्हील के जैसा होगा और सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल का मैक्सिमम पार्ट ग्लूकन एंड मैनन्स का बना होता है, लेकिन कुछ पार्ट ट्रेस में प्रोटीन, लिपिड एंड काइटिन भी प्रेजेंट होगा, लेकिन मेनली ग्लूकन एंड मैनन्स का बना होगा। हम लोगों ने शुरू में भी स्टडी किया था, फंगस के हम पढ़ा रहे थे तो वहां भी मैंने बताया था। तो ग्लूकन एंड मैनन्स इसका मेन सेल वॉल का पार्ट होता है। कुछ पार्ट प्रोटीन एंड लिपिड और काइटिन का भी बना होता है। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे प्रेजेंट होते हैं। अब ये ईस्ट क्या करता है, एक्चुअली ये ईस्ट के पास जाइनेज एंजाइम्स होता है और ये जाइनेज एंजाइम के हेल्प से ये क्या करता है, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू इसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। और ये अल्कोहल मैंने ग्लूकोज का जब होगा अल्कोहल में CO2 और एनर्जी यूज होगा, रिलीज होगा, यही एनर्जी का ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो फर्मेंटेशन के थ्रू ये अपना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उसी फर्मेंटेशन में ग्लूकोज से क्या होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, यानी इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। और अब हम लोग देखते हैं बैसिडियोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स का हम लोग डिटेल देख चुके हैं। एस्कोमाइसिट्स में न्यूरोस्पोरा के बारे में देख चुके हैं, एस्परजिलस के बारे में देख चुके हैं। एस्परजिलस से एफ्लाटॉक्सिन निकलता है, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। और भी जो भी था, एस्कोमाइसिट्स को बोलते हैं जो कि सैक लाइक फंजाई होता है, इसलिए उसको एस्कोमाइसिट्स बोलते हैं। अब बात करें बैसिडियोमाइसिट्स जो कि आपका 5वां क्लास है, ये 5वां ग्रुप है जो भी कह सकते हैं। तो बैसिडियोमाइसिट्स मतलब बैसिडियोमाइसिट्स इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बैसिडियो का मतलब होता है बैसिडिया, चूंकि ये इसका जो शेप देखा गया, इसका जो टिप था वो क्लब के जैसा था, गदा जिसको बोलते हैं, हनुमान जी गदा रखते हैं ना, तो उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर था। इसको बोलते हैं क्लब शेप्ड एंड ऑफ माइसीलियम। इसका जो माइसीलियम था वो क्लब के जैसा था, गदा के जैसा था, और उस गदा का जो नाम है वो बैसिडियम बोला जाता है। तो इसी बैसिडियम की वजह से, बैसिडियम चूंकि क्लब शेप था और क्लब शेप होने की वजह से इसका नाम दिया गया बैसिडियोमाइसिट्स। ये जो है मोस्ट एडवांस्ड
फंजाई होता है, मोस्ट एडवांस ग्रुप है। इसमें जितने भी फंजाई होंगे वो सबसे एडवांस्ड होंगे, और इसमें आगे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में कि सबसे कॉम्प्लेक्स भी जो होगा, सबसे कॉम्प्लेक्स फंजाई भी इसी में होगा। ठीक है, बैसिडियोमाइसिट्स में ही वो आएगा। ठीक है, तो बैसिडियम क्या है एक्चुअली, जो क्लब, ये बैसिडियम का जो शेप होता है वो क्लब के शेप जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया बैसिडियोमाइसिट्स। क्लियर। अब बात करें इसमें, इसके पहले हम लोग एस्कोमाइसिट्स में देखे थे कि सेप्टेट तो होता है लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये यूनिक है कि ये जो सेप्टेट तो होगा ही, ब्रांच तो होगा ही, लेकिन न्यूक्लियस जो होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, जबकि एस्कोमाइसिट्स में क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं था, यूनि न्यूक्लिएटेड था, एक एक न्यूक्लियस था। इसमें क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब बात हम करें कि बैसिडियोस्पोर्स उसमें था एस्कोस्पोर्स, इसमें था बैसिडियोस्पोर्स। तो वहां पे जो एस्कोस्पोर्स बन रहे थे वो कहां पे बन रहा था, वो एस्कोकार्प में बन रहा था। यहाँ पे जो बनेगा वो बैसिडियोकार्प में बनेगा। ठीक है, तो अब बैसिडियोस्पोर्स की अगर हम बात करें तो बैसिडियोस्पोर्स जो ये सेक्सुअल स्पोर्स होता है, और जनरली रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस के थ्रू चार स्पोर्स बनाते हैं, और ये जो प्रोड्यूस्ड होगा ये एक्सोजेनसली होगा, यानी बॉडी आउटसाइड द बॉडी, जबकि ये एस्कोस्पोर्स में क्या था, इंडोजिनसली बन रहा था। क्या एस्कोस्पोर्स तो जो था वो इंडोजिनसली बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ये बैसिडियोस्पोर्स क्या होता है, एक्सोजिनसली बनता है, यानी आउटसाइड द बॉडी बनता है। अब यही बैसिडियोस्पोर्स आपस में न्यूक्लियस इसका फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, और इसमें मियोसिस के थ्रू या रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू 4 बैसिडियोस्पोर्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बैसिडियोस्पोर्स के थ्रू चलता रहता है। बैसिडियोकार्प की बात करें, यही बैसिडियोकार्प मेन फ्रूटिंग बॉडी होता है, जिसके अंदर ये बैसिडियोस्पोर्स बनता रहता है। तो फ्रूटिंग बॉडी इन विच बैसिडिया डेवलप्स एंड अरेंज, यानी बैसिडिया इसी पे अरेंज होता है, यानी कहने का मतलब बैसिडियोकार्प में बैसिडिया, और बैसिडिया में बहुत सारे बैसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बैसिडियोकार्प की बात करें, ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा। अब तो ये बैसिडियोकार्प में बैसिडिया में बैसिडियोस्पोर्स। उसी तरह से उसमें क्या था, एस्कोकार्प में क्या था, एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स जो बन रहा था वो कहां पे बन रहा था, वो इंडोजिनसली बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ये एक्सोजिनसली बनेगा। ठीक है, अब बैसिडियोमाइसिट्स की बात करें तो ये मिलेगा कहां, ग्रो कहां करेगा, तो ये बैसिडियोमाइसिट्स जो होता है वो सॉइल के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। मोटे मोटे जो लकड़ी के लॉग्स होते हैं, टुकड़े जिसको बोलते हैं, तो या यूं कह सकते हैं बड़े बड़े जो मोटे मोटे वो स्टेम का पार्ट होता है, उस पे ऑन लॉग्स, या ट्री का ठूंठ जिसको बोलते हैं, ट्री कट गया तो उसको स्टम्प्स बोलते हैं, ट्री स्टम्प, तो ठूंठ पे भी डेवलप हो सकता है। तो ये वहां पे मिलेगा, क्योंकि बैसिडियोमाइसिट्स में ज्यादातर जो है वो डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिजम्स है वो इसमें मिलते हैं, यानी वो फंगस इसमें कंसीडर किए जाते हैं जो डिजीज कॉज करता है। यानी यूं हम कह सकते हैं कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है या फंजाई है, वो उसको बैसिडियोमाइसिट्स में रखा गया है। ठीक है, अब बात करें कि अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी अंदर रह सकता है या लिविंग के ऊपर भी रह सकता है, तो ये एज पैरासाइट्स, रस्ट एंड स्मस्ट, ये क्या करता है, प्लांट्स, लिविंग प्लांट होता है उसके अंदर भी जाके उसमें डिजीज कॉज कर सकता है, और इसका एग्जांपल से पैरासाइट का रस्ट एंड स्मट्स, ये दोनों डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको रस्ट बोलेंगे, और एक स्मट्स होता है, तो ये दोनों डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है। अगर एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि जो एडवांस है, चूंकि ये सबसे एडवांस क्या है, फंजाई है, और चूंकि जो जितना एडवांस होगा उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना कम होगा। जैसे हम लोग की बात करें, हम लोग सबसे एडवांस माने जाते हैं, तो हम लोग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो जितना एडवांस होगा उसमें वैसे वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा होता जाएगा। इसीलिए जो सबसे प्रिमिटिव था उसमें एसेक्सुअल बढ़िया से होता था, लेकिन सेक्सुअल यानी रिप्रोडक्शन बढ़िया से नहीं होता था, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बढ़िया से होगा। कैसे, बैसिडियोस्पोर्स के थ्रू। लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं, एसेक्सुअली जो स्पोर्स बनना चाहिए, जो कि एस्कोमाइसिट्स में बन रहा था, यहाँ पे वो नहीं बनता है। लेकिन वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो जनरली ऑब्जर्व किया जाता है, यानी वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अगर कोई पार्ट इसका माइसिलिया का अलग हो गया तो वो एक नया फंगस बना देगा, वो नया बैसिडियोमाइसिट्स
बना देगा। तो वो वेजिटेटिव यानी फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं बनते, इसमें सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स ही बनते हैं। अब बात करें सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है। इसमें सिंपली दो जो गैमीट है या स्पोर्स जिसको बोलते हैं वो कंबाइन करता है, फ्यूज होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और जब तक न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा उस स्टेज को बोलते हैं डायकैरियोन स्ट्रक्चर। और ये डायकैरियोन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस फिर से फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनेगा, और उसी जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या बनाएगा, 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होगा। किसमें? बेसिडियम के अंदर। क्लियर? तो ये पूरा, और जो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है, डाइकैरियोन जो दोनों फ्यूज होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गेमी मतलब फ्यूजन। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन इज कॉल्ड कैरियोगेमी। ठीक है? तो अब इसका एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एगेरिकस जो है साइंटिफिक नेम है, और मशरूम इसका कॉमन नेम है, इंग्लिश नेम जिसको बोलते हैं। उसके अलावा कोस्मस बोलते हैं, और पॉक्सीनिया रस्ट का एग्जांपल है। जो अस्मर्स एंड रस्ट ये डिजीज कॉजिंग है। मशरूम के भी कुछ वैरायटी हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, यानी बेसिडियोमाइसिस में हम लोग मोस्टली डिजीज कॉजिंग या जो पैथोजेनिक होंगे वो इसमें हम कंसीडर करते हैं। तो अब हम लोग एगेरिकस और पॉक्सीनिया दो का देखेंगे, उससे हम लोग का लगभग क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे फंस जाएगा। तो एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं, दूसरा नाम है गिल फंजाई। चूंकि इसमें गिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, गिल होता है प्लेट का स्लाइस कटा हुआ तो होता है स्ट्रक्चर, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं प्लेट के जैसा या गिल के जैसा, इसीलिए इसको गिल फंजाई बोलते हैं। ये एगेरिकस यानी बेसिडियोमाइसिस में एगेरिकस इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फंजाई, ये सबसे कॉम्प्लेक्स फंजाई होता है। दूसरा ये फेरी रिंग फॉर्म होता है, ये चूंकि जो स्ट्रक्चर होता है ये इसके ऊपर छत्ता कहते हैं, इसको गोबर छत्ता भी बोलते हैं, इसको मशरूम को गोबर छत्ता बोलते हैं। इसके ऊपर जो है फेरी रिंग बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फेरी रिंग फॉर्म ये करता है। ठीक है? इसीलिए देखने में थोड़ा बढ़िया होता है। अब इसकी कॉमन नेम की बात करें तो इसमें दो तरह के मशरूम्स होते हैं, एक मशरूम और एक होता है टोडस्टूल्स। ये मशरूम जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, यानी खाने वाला होता है, और कोई भी पॉइजनस नहीं होता, यानी हमारे बॉडी में कोई नुकसान नहीं करेगा। और इसका कलर मशरूम का जो होता है जनरली व्हाइट और पिंक कलर का होगा। दो स्पेसीज का नाम आप याद हमेशा रखिएगा, इसका नाम है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस एंड एगेरिकस बिस्फोरा। दो नाम है, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस एंड बिस्फोरा, दो स्पेसीज, इसका आप याद नाम रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये दोनों स्पेसीज जो है वो खाने वाले हैं, एडिबल हैं और नॉन पॉइजनस होते हैं। लेकिन टोडस्टूल जो होता है ये पॉइजनस होता है और इसका कलर डार्क होता है, और इसका एग्जांपल है एमानिटा वर्ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एमानिटा वर्ना सबसे पॉइजनस होता है, अगर इसको आदमी खा ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कॉमन नेम है एगेरिकस का। अगर मेन बॉडी के स्ट्रक्चर का हम बात देखें, मेन बॉडी मतलब फ्रूटिंग बॉडी, जहां पर रिप्रोडक्शन होगा, या जो मेन बॉडी इसका होता है उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो वो फ्रूटिंग बॉडी होता है बेसिडियोकार्प। और अगर मैच्योर्ड बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर हम देखें तो यही वो स्ट्रक्चर है, ये मैच्योर्ड बेसिडियोकार्प है। मैच्योर्ड बेसिडियोकार्प को अगर हम गौर से देखें तो इसमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक पाइलस जो ऊपर का पार्ट होता है और एक नीचे का पार्ट स्टाइल, जिससे ये पाइलस जुड़ा हुआ रहता है। डंठल, जिसको डंठल बोलते हैं ना, तो ये डंठल वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलियस। तो पाइलियस जो है ऊपर वाला पार्ट है, और इस पाइलियस को कवर करने वाला जो कवरिंग है उसको बोलते हैं वेलर। वेलर क्या करता है, इस पाइलियस को बाहर से कवर करता है, और इसी जो वेलर का जो अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसको थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गिल। और यही गिल क्या होता है, रेडियली अरेंज होता है, वर्टिकली नहीं, रेडियली इस तरह से अरेंज होता है। तो रेडियली अरेंज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यही फर्टाइल पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मशरूम का कौन सा पार्ट जो है फर्टाइल होता है, तो गिल वाला जो पार्ट है ये गिल क्या होता है, फर्टाइल पार्ट होता है। अब चूंकि ये जैसे जैसे ग्रो करता है तो ये स्टाइल पे छोटा छोटा रिंग, ये माने यहाँ पे होगा इस स्ट्रक्चर पे, ये पाइलियस, फिर इसके बाद बढ़ा आ गया पाइलियस, यहाँ आ गया, फिर धीरे धीरे पाइलियस यहाँ आ गया। तो ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ होती जा रही है। तो यहाँ पे जो पहले पाइलियस था वो एक दाग बन जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर एक दाग बन जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर एक दाग बन जाएगा। तो उसी दाग को बोलते हैं क्या, एनुलस, यानी स्कार ऑफ वेलम ऑन स्टाइल, यानी
वेलम जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा और यहाँ पे दाग बनता जाएगा, दिस इज कॉल्ड एन्युलस, इसका काम है। ठीक है, अब यही जो इसका रूट है, या यूं कह सकते हैं नीचे और माइसेलियम का जो रूट स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं क्या, ये रूट से बहुत सारे लैटरली ब्रांच निकलता है और ये ब्रांच जाके न्यू क्या बोलते हैं यंग बेसिडियोकार्प को जनरेट करता है। ये नया बेसिडियोकार्प होगा न्यू। ठीक है, तो चूंकि ये बटन के जैसा दिखता है इसलिए इसको बोलते हैं बटन स्टेज, और यही बटन स्टेज को बोला जाता है यंग बेसिडियोकार्प। तो चूंकि ये जो यंग था, सॉरी ये ओल्ड जो था या मैच्योर था, इसी से लैटरली जो ब्रांच निकला इसी को बोलते हैं राइजोमॉर्फ। चूंकि राइजो मींस रूट, मॉर्फ मींस स्ट्रक्चर, ये रूट के जैसा स्ट्रक्चर है, इसका नाम दिया गया राइजोमॉर्फ। इसी से बटन स्टेज निकलता है। बटन स्टेज क्या होता है, यंग बेसिडियोकार्प को बोला जाता है। यही बाद में मैच्योर होगा तो ये जो आउटर वेल है इसको वोल्वा बोलते हैं, जो यंग है इसको आउटर वेल या वोल्वा बोलते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये रप्चर होकर खत्म हो जाएगा और ये वेलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ चूंकि राइजो मींस रूट होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये जनरली जो सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, उसके जमीन के नीचे ये ग्रो करता है। और इसका मेन जो फंक्शन होगा इस राइजोमॉर्फ का वो जमीन में एंकोरेज के लिए, यानी उसमें स्टेप घुसने के लिए, यूं कह सकते हैं एनकोरेज करने के लिए जरूरी है। दूसरा एब्जॉर्प्शन, यानी जो वहां पे मॉइस्चर है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए ये राइजोमॉर्फ बहुत जरूरी है। दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे यहां से देखो ये आया और न्यू बेसिडियोकार्प जनरेट किया, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। तो ये यहां से एगेरिकस से क्वेश्चन या बेसिडियोमाइसिस से क्वेश्चन मेनली यहां से आएगा, और दूसरा पार्ट हम लोग पक्सिनिया का देखेंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ओके।